बहरहाल अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान ई रिक्शा चलाकर किया विरोध। कानपुर कोर्ट बंद हो जाने के कारण अधिवक्ताओं के का गंभीर संकट हो गया है। सरकार कानपुर की उपेक्षा के अधिवक्ता पूरी तरह परेशान है। अधिवक्ताओं को प्रयासों के बावजूद भी सरकारी या गैर सरकारी आर्थिक मदद नहीं मिली है। विरोध का रूप बाबूपुरवा के ईदगाह चौराहे से एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने रिक्शा पर सवारियां बैठाकर घंटाघर मॉल पहुंचाया। यह नजारे को देखकर जनता मूक बनी खड़ी रही। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। भूखे भजन न होई गोपाला। तो मित्रों, आज 4 महीने से लॉकडाउन के चलते देश, प्रदेश, जिला, तहसील के समस्त अधिवक्ता आर्थिक मंदी में आ गए हैं। अधिवक्ता न्यायालय में कार्य करता है, उसी से आमदनी करता है और उसी आमदनी से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। हम अधिवक्ताओं पर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं कि हम विधि व्यवसाय के अतिरिक्त और कोई कार्य व्यवसाय नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में शासन, प्रशासन, मातृ संस्था बार काउंसिल हम अधिवक्ताओं के प्रति एकदम से उदासीन हो गई है। हम अधिवक्ताओं की 75% संख्या ऐसी है जो पूर्ण रूपेण न्यायिक कार्य से प्राप्त आमदनी पर ही निर्भर है। आज 4 महीने से समस्त अधिवक्ताओं का आमदनी बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में जीविकोपार्जन चलाना बड़ा कठिन हो गया है। हमारे एसोसिएशन के माध्यमों से बार काउंसिल और शासन प्रशासन को राहत के लिए कई बार लिखापढ़ी की गई, लेकिन आज तक न तो शासन प्रशासन ने न तो बार काउंसिल ने कोई तवज्जो नहीं दिया। ऐसी स्थिति में मैं सोनभद्र बार एसोसिएशन सोनभद्र के पूर्व महामंत्री होने के नाते मैं प्रदेश, जिला, तहसील के समस्त अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि हम लोग सब लोग एकजुट होकर के शासन प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचावें कि हमें कल्याण निधि से जो धन प्राप्त हुआ है उससे हमारा आर्थिक सहयोग करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इसके लिए एक संघर्ष अवश्य करना चाहिए और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के एक रणनीति बनानी चाहिए कि हमें शासन प्रशासन से या अपनी मातृ संस्था से कैसे लड़ाई लड़ी जाए। अगर मित्रों हम इसके लिए जागरूक नहीं होते हैं तो हमारी दशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती जाएगी और हम मजदूरी करने के लिए विवश हो जाएंगे। जैसा कि आप वीडियो के आगे देखिए कि हमारा अधिवक्ता अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या करने के लिए विवश हो गया है। आप एक अधिवक्ता हैं, क्या कारण है कि जो आज आप एक ई रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करने निकले? भैया बात यह है कि लगभग 4 महीने हो गए कचहरी कानपुर का न्यायालय परिसर 4 महीने से लगभग बंद है।
मार्च का पूरा महीना लगभग होली की छुट्टी में गया। उसके बाद 21 मार्च से लॉकडाउन हो गया, फिर आया अप्रैल, फिर आया मई और अब हो गया खत्म हो गया जून। तो अप्रैल, मई, जून और साथ में मार्च 4 महीने हो गए। एक अधिवक्ता के लिए न्यायालय परिसर उसकी आजीविका का केंद्र है, जहाँ से उसकी आजीविका चलती है, उसका घर परिवार चलता है। 4 महीने से जब आप न्यायालय परिसर बंद कर देंगे तो अधिवक्ता अपने लिए क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, स्कूल की फीस क्या भरेगा। इस बात को लेकर कई सारे ज्ञापन दिए जा चुके, कई सारी मांगे न्यायालय के सामने, प्रशासन के सामने, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को, कानपुर बार एसोसिएशन को दिया गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। 1 रुपया अभी तक आर्थिक रूप से मदद नहीं पहुंचाई, ना तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने, ना सरकार की तरफ से। 200 करोड़ रुपए हमारे जमा है सरकार के पास, वो 1 रुपया आज तक किसी अधिवक्ता को नहीं मिला। शुरुआत में कहा गया कि 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा अधिवक्ताओं को, वो भी नहीं मिला। 14 महीना चल रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप पत्रकार हैं, आजीविका चलाने के लिए कुछ तो करेंगे आप? जब न्यायालय आपने बंद कर रखा है, बाहर हमारे पास आजीविका कोई साधन नहीं है। अधिवक्ता अधिनियम में आपको मालूम है कि एक अधिवक्ता दूसरा व्यवसाय कर नहीं सकता है, तो मजबूरी में मजदूरी कर रहा हूं मैं। हमारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से, उत्तर प्रदेश सरकार से इतना आह्वान है, गुजारिश है कि कम से कम 10,000 रुपए प्रति अधिवक्ता को दिए जाएं, जिससे हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकें, अपने घर में राशन ला सकें और अधिवक्ता ई रिक्शा चलाने पे मजबूर ना हो। आप मुझे ई रिक्शा चलाने से रोकेंगे, कल मैं दिहाड़ी मजदूरी करने लगूंगा कहीं जाके। परिवार तो पालना है ना, परिवार सभी के साथ है। कुछ लोग कहते हैं ये एलीट प्रोफेशन है। अब अगर एलीट प्रोफेशन है तो हमारा एलीट प्रोफेशन जन सामान्य की तरह नहीं है, एक जगह केंद्रित है। केंद्रित कहाँ है? न्यायालय में केंद्रित है। न्यायालय है बंद, और वो भी 4 महीने से। जिस तरह भारत की तमाम औद्योगिक इकाइयों की आर्थिक व्यवस्था खराब है, उसी तरह से हमारी भी खराब है। 20 लाख करोड़ का पैकेज व्यापारी वर्ग को और दूसरे अन्य वर्गों को, अधिवक्ताओं के लिए क्या है? मैं ये सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से करना चाहता हूँ। अगर उन्होंने आर्थिक सहायता नहीं दी तो अधिवक्ता के पास इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसलिए हम सांकेतिक रूप से सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार कम से कम इस मामले में ध्यान दे। 10,000 रुपए अधिवक्ता को त्वरित रूप से उसके खाते में दिए जाए, बिना ये जाने कि वो अधिवक्ता के पास एयर कंडीशन है कि नहीं है, कार है कि नहीं है, मोटर गैराज है कि नहीं है। आपने इतनी शर्तें लगा दी। अब ये बताइए, अगर मेरे पास एयर कंडीशन है घर में और आप मेरी रोजगार या आजीविका बंद कर देंगे तो मैं बिजली का बिल कहाँ से भरूंगा? न्यायालय आपने बंद कर रखा है, कहाँ से बच्चों की फीस भरेंगे? पेट्रोल का खर्च कहाँ से आएगा? ये तो एक अजीब व्यवस्था वाली बात है। इस महामारी के समय में हम अधिवक्ताओं का किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार है? नहीं किया है। मुख्य सहयोग जो है वो जहाँ से होना चाहिए था, या पर्टिकुलर किसने नहीं किया है जिम्मेदार आदमी, ये आप पूछेंगे तो बताया जा सकता है। हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल ने हमें आज तक कोई सहयोग नहीं किया। बार काउंसिल ने बीच में कुछ प्रयास किए थे, कुछ सूचनाएं आई थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। ये बहुत दुखद है, जिससे अधिवक्ता समाज भी काफ़ी दुखी और मर्माहत है। कल्याण निधि का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हम अधिवक्ता जानने के लिए अधिकारी नहीं है? अधिवक्ता कल्याण निधि जो है वो न्यास है, जिसमें कूपन के पैसे जाते थे, वो उस धनराशि का के लिए जो न्यास बनाई गई है उसमें भी पूर्णतया सरकारी नियंत्रण है। उसमें सरकार के ज़्यादा प्रतिनिधि हैं। बार काउंसिल को इसके लिए एक लड़ाई लड़नी चाहिए सरकार से, और जिससे कि न्यास का जो धनराशि है वो बार काउंसिल के थ्रू अधिवक्ताओं की जरूरत पर प्राप्त हो, जिसके लिए बार काउंसिल ने प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई सफलता उन्हें नहीं मिली है, न ही उसका कोई लाभ। राहत के लिए, कल्याण के लिए आप हर महीने में धन देते हैं वकालतनामा के रूप में और रजिस्ट्रेशन के समय, तो क्या इसका लाभ आज तक आपको या हमको या किसी अधिवक्ता को मिला? पूरे प्रदेश के किसी अधिवक्ता को इसका लाभ आज तक कभी नहीं मिला, और इस कोरोना काल में, भयंकर आपदा काल में भी तमाम अधिवक्ता हमारे
खाने भी मरने के कगार पर आ गए। किसी को कोई लाभ नहीं मिला। न यह मालूम हुआ कि जो कल्याणकारी टिकट कूपन लगता है इस मद में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, इसका उपयोग किस मद में किया जाता है, आज तक इसका कोई लेखा जोखा। आज भी हमारे जनता भाई परेशानी में हैं, बहुत परेशानी में आज भी किसी की स्थिति बहुत सुधरी हुई नहीं है। अगर यूनाइट नहीं होंगे तो भुगतते रहेंगे। अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लालीपाप सरकार दे रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यह लालीपाप विगत कई वर्षों से मिल रहा है और आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू किया गया। एक हम चाहते हैं मजदूर मरता है तो 25 लाख मुख्यमंत्री जी ने आकर दिया, मुझे खुशी है कि दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक अधिवक्ता अगर किसी दुर्घटना में मरता है, कोई घटना होती है, गोली लग जाती है, कोई भी घटना हो रही है, 1 रुपया गवर्नमेंट नहीं देती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू न करना यह गवर्नमेंट की ढुलमुल रवैया है। मात्र आपका उपयोग करती है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ अधिवक्ताओं ने जो किया है इस देश के लिए कोई कर ही नहीं सकता। बावजूद इसके हम चूंकि एक नहीं है, विघटित है, अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं, जिसकी सत्ता होती है उसके पीछे लग्गू हो जाते हैं, इसलिए हम फेल हैं। कोरोना काल में यानी आज 3 महीने से जो अधिवक्ता झेल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 80% वकील ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से एडवोकेसी पर डिपेंड है। 10% ऐसे हैं जिनके यहाँ 2-4 बीघा जमीन वगैरह है और कुछ लोगों के पास वो अभी नहीं है घर के अलावा। इसी तरह से तो जो टोटल एडवोकेसी पर डिपेंड है, बावजूद इसके बार बार पत्राचार करने के बाद, बार बार प्रदर्शन करने के बाद भी सरकारें क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहे हैं, क्यों मौन धारण किए हुए हैं? इसके लिए हम मूल रीजन हम खुद हैं, क्योंकि हम यूनाइट नहीं है, हम जागरूक नहीं हैं। यूनाइट नहीं है, जागरूक तो हैं, जागरूक होंगे तो यूनाइट हो जाएंगे। एक पक्ष इसको उठाता है, एक पक्ष उठाता है तो जो सरकार का समर्थक है, कहीं कोई भाजपाई होता है, कहीं बसपाई, कोई कांग्रेस, तो वो उस स्थिति में उसको सपोर्ट करता है। हमको आपको जागरूक होना चाहिए, और नहीं होंगे तो इसी तरह दुर्गत भोगते रहेंगे। तो आजीवन दुर्गत भोगेंगे। तो इसकी शुरुआत जनपद न्यायालय सोनभद्र क्यों नहीं करता? हमने शुरुआत किया है, यानी इसकी शुरुआत सोनभद्र बार एसोसिएशन से क्यों नहीं होती? बार एसोसिएशन से विशेष रूप से इस पर निवेदन करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ कि हमारे जो बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इस पर क्विक एक्शन ले और इसका पत्रक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बार काउंसिल ऑफ यूपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखते हुए समस्त प्रदेश के समस्त जनपद को भेजा जाए। हाँ, और उसके साथ एक दिन फिक्स करके कि इस दिन से अगर गवर्नमेंट नहीं करती है, हमारी बातों को नहीं सुनती है और हमारी मांगे जायज़ हैं, जो हमारे और देश राष्ट्र हित में है, तो इस मुद्दे पर अगर कहीं कोई सरकार इस पर समुचित निर्णय नहीं लेती है, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, बच्चा रोता है। इसलिए अध्यक्ष जी को यह आवाज उठानी चाहिए और शुरुआत करना चाहिए। हाँ, अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लें। हमने इस पर आवाज़ उठाया है और मार्च माह में लॉकडाउन के दौरान ये प्रकरण जब उत्पन्न हुआ तो हमने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के कहने पर हमने यहाँ से लगभग 500-600 वकीलों का फार्म पर उनका पूरा डिटेल भरवा करके दिया है कि इनको इस महामारी के दौर में, जबकि उनका वकालत पेशा इस समय बंद चल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय है, उस परिस्थिति में कुछ न कुछ उनको आर्थिक मदद दी जाए। नहीं, ये तो ठीक है आपने जो किया। जो चौबे जी ने अभी कहा कि हमें जागरूक होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तो क्या कभी आप इसकी आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे और आवाज़ उठा के यह मांग आप पूरे प्रदेश के हर जनपद के एसोसिएशन से करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसकी उम्मीद हम लोग कब तक रखा जाए? 15 दिन के अंदर
धन्यवाद। समस्त मित्रों से, भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और